everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की और ये इसका 7th पार्ट होने वाला है, जहां पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। जो पैसेज होगा वो आपका फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ में आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ के समझ लेते हैं कि पैसेज में क्या बोला गया है। सो बेसिकली यहाँ पर एक क्राइम हुआ था, एक पिक पॉकेटर ने क्राइम किया था एक क्राउडेड बस के अंदर। और यहाँ पर बेसिकली इन्होंने किया क्या था, एक इंडिविजुअल था, उसका इन्होंने पर्स को मतलब इन्होंने छीना और फिर वो जब बस जो है आपकी जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह था वहाँ पर जब फंस गई थी तो उतर के वहाँ से वो भाग गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो विक्टिम था, तो विक्टिम ने जब उस पिक पॉकेटर को चेस किया, मतलब उसका पीछा किया, तो उस कंडीशन में क्या किया था, जो कल्प्रिट था उसने जो विक्टिम था उसके एब्डोमेन में नाइफ को थ्रस्ट कर दिया था एंड फिर वहाँ से वो भाग गया था। अब यहाँ पर जो विक्टिम था उसकी डेथ हो गई थी जब वो उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो फिर वहाँ पर हुआ क्या, जो पुलिस थी उसने जो भी फेलो पैसेंजर्स थे उनकी थ्रू पूछा था कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था और उनके थ्रू थोड़ा बहुत उन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ को, जो पिक पॉकेट था उसकी फ़ोटोग्राफ को फाइंड आउट कर पाया। अब उसके बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो था, जब वहाँ पर इन्फॉर्म किया गया था कि फिंगरप्रिंट की डिटेल्स वगैरह चेक करने क्रिमिनल्स की। फिर वहाँ पर 2 हफ्तों के बाद, मतलब कुछ हफ्तों के बाद में जो 2 पर्सन थे जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में थे, मतलब जो लोग के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा था इस रेलवे स्टेशन के आसपास, वो 2 लोगों को देखा गया था। फिर जब उनके फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया पर वो नहीं मिल पा रहे थे, तो अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिल पाया था जिसने क्राइम किया हो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अकॉर्डिंग। फिर ये जो केस था वो सेंट्रल फिंगरप्रिंट कैलकाटा में प्रॉपरली भेज दिया गया था कि आप पूरा जो भी स्लिप्स हैं, जो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा आप मैच वगैरह करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो कैलकाटा था, उन्होंने जब स्लिप्स को ट्रेस किया था, जो भी इंडिविजुअल सस्पेक्शन में चल रहे थे उनकी सभी की जो चीज़ें थी, जो उनके फिंगरप्रिंट्स से उनको जब ट्रैक किया, तो उसके बारे में धीरे धीरे करके फिर ये चीज़ें पता चली थी कि उस इंडिविजुअल ने पर्टिकुलरली कौन सा सस्पेक्ट था, उसको फाइंड आउट कर पाया गया था और फिर उसको मर्डर का पनिशमेंट दिया था एंड कन्विक्ट किया गया था। और यहाँ पर जो कन्विक्शन हुआ था वो बेसिकली जो 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम है फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड का, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये इस इंडिविजुअल को फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैसेज है जहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह काफ़ी सारी जगह पर लोकेट करे गए थे, जिसके बेसिस पर उस इंडिविजुअल को फाइंड आउट हम कर पाए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पैसेज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, बेसिकली 6 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो किस ईयर में और किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेट में और कौन से ईयर में वर्ल्ड का फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकाटा 1897। कैलकाटा 1897 में ही फर्स्ट, मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं ओवरऑल वर्ल्ड का फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं एक बुक है जिस बुक का नाम है फिंगरप्रिंट्स। तो ये जो बुक है फिंगरप्रिंट्स, इसको पब्लिश किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने फिंगरप्रिंट्स नाम की बुक को पब्लिश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही फिंगरप्रिंट्स बुक को पब्लिश किया था। अब साथ ही साथ ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, इनको जो है फिंगरप्रिंट्स के फादर भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ऐसा उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फिंगरप्रिंट्स के फादर कौन होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स के फादर जो हैं वो हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बेसिकली जो इनकी बुक थी फिंगरप्रिंट्स, जो कि 1892 में पब्लिश हुई थी बाय सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने अपनी बुक में क्या बताया था, इन्होंने अपनी बुक में जो आपके फिंगरप्रिंट के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, उनको इन्होंने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। मतलब जो आपके अलग अलग तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको इन्होंने 3 तरह से क्लासीफाई किया था।
एक तो आर्चेस होते हैं, दूसरे वर्ल्स होते हैं और तीसरे होते हैं लूप्स। आर्चेस का मतलब होता है ऐसे प्रिंट जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सेंटर ऑफ कोर और डेल्टा अवेलेबल ना हो। कैसे? जैसे कि अगर हम सपोज करें वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड आपको पता होगा कुछ इस तरह से आपका पैटर्न बनता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है आपका क्लॉकवाइज हो, या आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, या आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बाकी ये आपका हल्का सा ऑलमंड शेप में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये तो आपका पैटर्न है, अब इसको एक बाहर से इस तरह से कुछ लाइन्स आती हैं जो पूरे के पूरे पैटर्न को करती हैं कवर, ठीक है। तो ये जो लाइनें आती हैं इन लाइनों को हम बोलते हैं टाइप लाइन, मतलब कि पूरे के पूरे एरिया को ये कवर कर रही हैं। तो ये आपकी जो लाइंस होती हैं ये टाइप लाइंस कहलाती हैं, और इसके जो बीच का एरिया होता है वो आपका पैटर्न एरिया कहलाता है, ठीक है। अब ये आपका पैटर्न है, और पैटर्न में ये जो पोजीशन है बिल्कुल सेंटर में, ये आपका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ये आपका कहलाता है सेंटर ऑफ कोर, बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पैटर्न का बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन होता है, जहाँ से आपका जो पैटर्न है उसका कह सकते हैं ओरिजिनेशन हुआ है, सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपकी टाइप लाइंस आप देख रहे हैं इसके बीच में ये आपका ट्रायंगल जैसा कुछ शेप बनता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपकी जो रिजेस अवेलेबल होंगी वो ट्रायंगुलर शेप में ही होंगी, वो आपका डॉट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो आपका शॉर्ट रिज भी हो सकता है। कुल मिलाकर बात ये है कि टाइप लाइंस के इस पोजीशन पर, सेंट्रल पोजीशन पर जो भी पहली रिज अवेलेबल होती है वो आपका डेल्टा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड पैटर्न होते हैं वहाँ पर आपके दो डेल्टा होते हैं, एक यहाँ पर डेल्टा होता है, एक इधर डेल्टा होता है, मतलब आपके दो साइड से टाइप लाइन आएंगी तो आपका दो डेल्टा होंगे और एक सेंटर ऑफ कोर होगा। ये सारे के सारे वर्ल्ड्स में अवेलेबल होता है। यहीं पर अगर हम बात करें लूप पैटर्न की, तो लूप में क्या होता है, आपका लूप कुछ इस तरह से बनता है जहाँ पर आपकी जिस तरफ से लाइन्स स्टार्ट होती हैं, रिजेस स्टार्ट होती हैं बनना, उसी डायरेक्शन में आपकी एंड भी करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारी जितनी भी रिजेस है उनका फ्लो इसी डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पर पैटर्न यहाँ से बन के यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर तो कोई सेंटर ऑफ कोर अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आपका डेल्टा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न एरिया जो है वो आपका इधर से बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा बनेगा वो इस जगह पर बनेगा। तो अब यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर पैटर्न में एक हुआ डेल्टा और एक ही आपका सेंटर ऑफ कोर बनेगा जो कि आपके बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जो लूप पैटर्न होता है ये आपका दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका अल्नर लूप, दूसरा होता है आपका रेडियल लूप। अब ये कैसे होता है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ सपोज करिए कि ये आपका हैंड है, ठीक है, बस थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है बट सपोज कर लीजिए, और ये है आपका थंब, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी रेडियस बोन होती है वो हमेशा आपकी जिस साइड में आपका थंब होता है उसी डायरेक्शन में आपकी होगी, ठीक है। जिस तरफ आपका थंब होगा उसी साइड में होगी आपकी रेडियस बोन, उसके ऑपोजिट में होती है आपकी अल्ना बोन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका थंब है और थंब में जो आपका ये, अभी हमने इसी थंब को थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपकी रेडियस बोन जो है इधर है। तो अब यहाँ पर अगर जो आपका लूप बन रहा है, लूप का फ्लो जो है इसी डायरेक्शन में है, मतलब इसी साइड में आपकी रेडियस बोन है और इसी साइड में आपके लूप का फ्लो है, तो वो जो पैटर्न होगा वो आपका रेडियल लूप कहलाएगा। और यहीं पर अगर आपका थंब इसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ, उसमें जो आपका लूप का फ्लो है वो इस तरह से है, मतलब कि डेल्टा आपका इस साइड में अवेलेबल है और सारी की सारी रिजेस का फ्लो आपका इस तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे लूप का जो फ्लो है वो आपका अल्ना बोन के साइड में है, यानी कि रेडियस बोन के जस्ट ऑपोजिट है। तो इस तरह का पैटर्न जो होगा वो आपका अल्नर लूप कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हो गया आपका रेडियल लूप, क्योंकि इसमें जो रिजेस का जो आपका फ्लो है वो आपका रेडियस बोन की तरफ है, तो ये आपका रेडियल लूप कहलाएगा। और दूसरा जहाँ पर आपका रिजेस का फ्लो अल्ना बोन की तरफ है तो उसको हम बोल देंगे अल्नर लूप, ठीक है। तो ये चीज़ आप सिर्फ एक बोन के रिस्पेक्ट में याद रखिए तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। रेडियस बोन याद रख लीजिएगा, रेडियस बोन आपके हमेशा थंब साइड में होता है, तो
अगर आपके किसी भी फिंगर में जो आपके रिजेस अवेलेबल हैं उसमें अगर लूप पैटर्न बन रहा है तो उन लूप पैटर्न का जो आपका लूप इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका टाइप लाइन बनेगी, ये बनेगा आपका डेल्टा। तो यहाँ पर क्या है, ये रिजेस का फ्लो है। तो अगर आपका जो रिजेस का फ्लो है वो रेडियस की साइड में है तो वो लूप आपका रेडियल लूप कहलाएगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो लूप आपका अल्नर लूप कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर रहे थे आर्चेस की। आर्चेस क्या होते हैं? आर्चेस एक तरह का ऐसा पैटर्न होता है जहाँ पर ना तो सेंटर ऑफ कोर होता है, ना ही कोई भी उसमें डेल्टा अवेलेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सी रिजेस होती हैं, इस तरह का पैटर्न बनता है जहाँ पर आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर फ्लो इधर भी है, इधर भी है, तो यहाँ पर कोई भी डेल्टा मतलब कोई भी कवर करने वाला एरिया प्रॉपर बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसमें आपका जो डेल्टा होता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन जो आर्चेस होती हैं, मतलब जो उसका सेंटर ऑफ कोर होता है, वो भी प्रॉपर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कहाँ भी पर्टिकुलरली स्टार्टिंग हुई है। तो इसी वजह से जो आर्च पैटर्न होता है कुछ इस तरह का आपका बनता है। तो यहाँ पर आपकी ना तो कोई भी सेंटर ऑफ कोर होता है और ना ही कोई डेल्टा अवेलेबल होता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पर आपके एक जो है इसमें सेंटर ऑफ कोर अवेलेबल होता है, वो इसका एक्सेप्शन पार्ट होता है। वो मैं आपको तब बता दूंगी जब इसका 40 डिजिट क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हम मूव करते हैं आगे, और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ आर्च पैटर्न इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में आर्च पैटर्न की अवेलेबिलिटी की क्या परसेंटेज होती है? सो बेसिकली जो आर्च पैटर्न होता है, अगर हम ओवरऑल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 5 to 10% ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिनमें आर्च पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत रेयर कह सकते हैं, बहुत ही कम आर्च पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बेसिकली जो प्लेन और टेंटेड आर्च होते हैं, बेसिकली जो आर्चेस होती हैं वो भी आपके दो तरह की होती हैं। एक होती है प्लेन आर्च, दूसरी होती है टेंटेड आर्च। प्लेन आर्च का मतलब होता है कि आपका ये वाला जो स्टार्टिंग होती है, तो ये जो आपकी हाइट होती है ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन टेंटेड आर्च में कुछ इस तरह का आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस होते हैं प्लेन आर्च और टेंटेड आर्च में। और यहाँ पर जो कंपोजिट पैटर्न्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है सेंट्रल पॉकेट, एक होता है लेटरल पॉकेट लूप, एक होता है ट्विन्ड लूप, और एक होता है आपका एक्सीडेंटल। तो ये जो चारों आपके रहते हैं, ये चारों के चारों कंपोजिट पैटर्न्स के अंदर क्लासिफाई करे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आर्चेस होते हैं और जो कंपोजिट पैटर्न्स होते हैं, ये दोनों के दोनों जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू लूप एंड वर्ल। लूप और वर्ल से अगर हम कंपेयर करें तो कंपोजिट पैटर्न और आर्च पैटर्न बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। इसी वजह से इसमें जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वहाँ पर जो प्लेन लूप होते हैं और जो आर्च लूप होते हैं उनको क्या करा जाता है, लूप की कैटेगरी में ही डाला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि लूप की कैटेगरी में डाला जाता है, इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले एक पॉइंट आप और देख लीजिए कि जो कंपोजिट पैटर्न्स होते हैं उनको वर्ल्ड टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। जो आपका हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, मतलब आपका एक हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके लिए एक पूरी स्लिप तैयार करी जाती है जिसमें आपका अलग अलग डेटा को फीड करा जाता है। उसमें जो आपका पहला क्लासिफिकेशन किया जाता है वो होता है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक टेबल रहती है इस तरह से, इसको 5 तरह से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस तरह से बनता है। इसमें जो आपका पहला ब्लॉक आता है तो ये आपकी स्टार्टिंग यहाँ पर जो होती है वो आपकी राइट हैंड से होती है और राइट हैंड के थंब से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट थंब हो गया, फिर हो गया आपका थंब के बाद में इंडेक्स फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर के बाद में मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर के बाद में नेक्स्ट आती है आपकी रिंग फिंगर, और रिंग फिंगर के बाद में नेक्स्ट है आपका राइट लिटिल फिंगर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारे के सारे राइट फिंगर्स की बात कर ली। उसकी जो नीचे टेबल बनती है यहाँ पर आपकी सारी की सारी लेफ़्ट वाली आती हैं। तो सेम वही लेफ़्ट थंब, लेफ़्ट इंडेक्स, लेफ़्ट मिडिल, लेफ़्ट रिंग
एंड लेफ्ट लिटिल फिंगर। अब यहाँ पर होता क्या है, अब इसके अंदर भी फर्दर नंबरिंग डाली जाती है। नंबरिंग कैसे होती है, पहले वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो पहले वाले में 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1। अब यहाँ पर ये जो आपके ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि राइट थंब है, राइट इंडेक्स है, राइट मिडल है, इसको भी एक प्रॉपर नंबर असाइन करा जाता है। और नंबर कैसे रहता है, राइट थंब से ही आपकी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर आपका दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अब ये इस तरह से नंबर दिया जाता है, पूरा 10 तक रहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जिस ब्लॉक में नंबर लिखा हुआ है और उस ब्लॉक में अगर आपका कोई भी वर्ल्ड पैटर्न आता है या फिर कोई भी कंपोजिट पैटर्न आता है, तो उस कंडीशन में जो नंबर जिस भी कॉलम को आपका असाइन करा गया है वो नंबर उसकी जगह पर लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई लूप पैटर्न आ जाता है या फिर कोई वर्ल्ड पैटर्न आ जाता है, तो किसी भी इसमें से ब्लॉक में आए, उसका कोई भी नंबर असाइंड हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ली जाती है। अब इसमें होता क्या है, सपोज़ करिए यहाँ पर हम वापस इस टेबल को बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके वही 5 ब्लॉक्स हैं। पहले ब्लॉक में आपका आ गया वर्ल्ड, सेकेंड में आ गया लूप, थर्ड में आ गया आपका कोई भी कंपोजिट पैटर्न मान लीजिए, फिर आपका फिर से वर्ल्ड आ गया, फिर लास्ट में आ गया आपका आर्च। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर पहले में लूप है, दूसरे में लूप आ गया, फिर से आर्च आ गया, फिर से वर्ल्ड आ गया और फिर कंपोजिट आ गया। ये हम सिर्फ एक आइडिया में बता रही हूँ आपको, सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे कि जब क्लासिफिकेशन होता है तो वो कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पर जो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू रहती है वो आपकी 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8, 10 वाले कॉलम में जो भी आपका पैटर्न आता है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको न्यूमरेटर में रखनी होगी, और जो डिनोमिनेटर रहता है वहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 इस ब्लॉक में जो भी पैटर्न आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको रखनी होगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं आपको पूरा करके समझा देती हूँ कि किस तरह से होगा। तो जैसे कि न्यूमरेटर में आपका लूप आ रहा है तो लूप की वैल्यू यहाँ पर 0 ली जाएगी। हालांकि यहाँ पर आपका 2 वाले ब्लॉक में नंबर है 16, लेकिन लूप पैटर्न है, इस वजह से इसको 0 लिया जाएगा। ऐड करेंगे 2 के बाद में नेक्स्ट है आपका 4 का मतलब यहाँ पर वर्ल्ड पैटर्न आ रहा है और वर्ल्ड के लिए आपकी वैल्यू दी जाएगी जो भी उस प्रॉपर ब्लॉक की होगी। यहाँ पर आपकी इस ब्लॉक की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 2 हो गया, 4 हो गया, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 6 वाला आपका ये है जहाँ पर आपका लूप आया है तो लूप की वैल्यू रहती है 0। इसके बाद में 8 आ जाएगा, 8 में 8 है, 8 की वैल्यू अगेन रहती है 0। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट में आ रहा है कॉम्पोजिट 10th वाले पे, तो कॉम्पोजिट की जो वैल्यू होती है जो उस ब्लॉक की होगी वही एज इट इज़ होगी, तो इस ब्लॉक की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर के लिए 1, 3, 5 एंड 7 वाले ब्लॉक को हम देखेंगे तो 1 वाले ब्लॉक पे वर्ल्ड आ रहा है और यहाँ पर वैल्यू है 16। थर्ड वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आपका है कॉम्पोजिट पैटर्न। कॉम्पोजिट के लिए जो वैल्यू रहेगी वही रहेगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, इसके बाद में 5th ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है आर्च की वैल्यू यहाँ पर 4 ज़रूर है लेकिन वैल्यू उसकी 0 रहेगी क्योंकि ये आर्च पैटर्न है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ये वाला 7th ब्लॉक आ जाता है। 7th ब्लॉक में लूप है तो फिर से ये 0 हो जाएगा। फिर आपका वर्ल्ड आ जाता है तो वर्ल्ड यानी कि आपका जो 9th ब्लॉक है यहाँ पर वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको करना है इसको ऐड ऑन जब आप करेंगे तो यहाँ पर 8 है और 1 है तो ये हो जाएगा 9, अपॉन में आपका आ जाएगा 1 है, 8 है और 16 है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, क्योंकि 8 और 1 9 और 16 और 9 को जब ऐड करें तो आपका 25 बन जाता है। ठीक है, तो इतना आ गया, लेकिन इसको यहीं पर नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऐड करा जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 1 1 ऐड कर दिया जाता है, तो लास्ट में जो आपका फाइनल क्लासिफिकेशन निकल कर आता है वो हो जाता है आपका 10/26। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्लासिफिकेशन, प्रॉपर फाइनल क्लासिफिकेशन आया है इस वाले जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया उसका। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो हेनरी क्लासिफिकेशन में जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे किया जाता है। बाकी सेकेंडरी होता है, सब सेकेंडरी होता है, फाइनल क्लासिफिकेशन भी होता है,
लेकिन उसके बारे में हम बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें उतनी टिपिकल नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मेन जो टिपिकलिटी रहती है, जो आपका दिक्कत आती है समझने में, वो इतना ही समझने में आता है। और ये आपका देखा जाए तो बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो 1 1 ऐड करा है, इस 1 को हमने क्यों ऐड करा है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 1 को हमने ऐड करा है, ये क्यों ऐड करा है, क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ पर सारे के सारे जो पैटर्न्स आ रहे हैं, ये आपके सारे पैटर्न जो हैं वो या तो लूप आए या तो आर्चेज आए, और जिनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अब 0 होगी तो जितना भी हम कुछ ऐड ऑन करेंगे तो उसका आपका जो लास्ट में क्लासिफिकेशन आएगा वो 0/0 ही आएगा। तो इसका मतलब 0, अब 0 तो क्लासिफिकेशन हम रख नहीं सकते क्योंकि वो पर्टिकुलरली पूरा 0 हो गया। तो इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 ऐड कर दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर वैल्यू निकल के आ सके, ठीक है। सो इसी वजह से लास्ट में हमने 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया है, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो हेनरी क्लासिफिकेशन रहता है वो रहता है। बाकी यहाँ पर कौन से ब्लॉक को कौन सा नंबर असाइन करा जाता है, तो ये चीज़ जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फिंगरप्रिंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लेन आर्च और टेंटेड आर्च रहती हैं उनको लूप की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, लूप और आर्चेस दोनों के लिए जो वैल्यू ली जाती है वो 0 ली जाती है, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में आ जाए और उस ब्लॉक का नंबर कुछ भी हो। उसी तरह से कंपोजिट पैटर्न अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपकी वर्ल्ड के जैसे मानी जाती है। मतलब कि अगर किसी भी ब्लॉक में कंपोजिट या फिर वर्ल्ड पैटर्न आ रहा है तो उस ब्लॉक का जो पर्टिकुलर नंबर होगा हमको वही नंबर को पिक करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आया होगा। और जो हेनरी क्लासिफिकेशन है ये आपका 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका वहीं से आ गया है, द कंप्लीट प्राइमरी फॉर्मूला फॉर 10 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम विल फ्लक्चुएट बिटवीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1 to 32/32, जो मैंने अभी आपको समझाया था। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो अब यहाँ पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 1 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 18/19 हो जाता है। अब यहाँ पर क्यों ऐड करते हैं ये मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि जो आपका ब्लॉक है यहाँ पर सारे जो पैटर्न्स आए हैं वो लूप हैं या फिर आर्च हैं, ठीक है। सारे लूप हैं या फिर आर्च हैं, इस तरह से आया है। तो अब यहाँ पर आप कोई भी ब्लॉक को लीजिए तो वो आपका फाइनल जो एड ऑन आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि इन सभी की लूप की या आर्च की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा 0 ली जाती है। तो उस कंडीशन में 0 आएगा, 0 और न्यूमरेटर में 0 डिनोमिनेटर, तो कोई वैल्यू ही नहीं निकल कर आएगी। तो इसी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 को ऐड कर दिया जाता है ताकि एक फाइनलाइज्ड हमको वैल्यू मिल पाए, ठीक है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/1 to 32/32। अब 32/32 क्यों है, अगर यहाँ पर सारे पैटर्न्स में आप वैल्यू रखकर देख लीजिए, जैसे कि ये अगर हम ब्लॉक बनाएं और इसको हम इस तरह से फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू थी 16, पहले वाले ब्लॉक में 16 है, दूसरे में 16 है, फिर 8 8 4 4 2 2 1 1। अब यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है, न्यूमरेटर में 16 18 4 2 1। अब यहाँ पर इन सभी को ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर वालों को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 4 है, 4 2 6 + 1 7 7 8 होता है 15, और 15 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 31। बाकी के जब आप ऐड करेंगे तो वो भी सेम ऐसा ही आएगा, 16 8 4। इसको जब आप ऐड करेंगे 16 8 4 और 2 1, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो वापस से सेम वही आ जाएगा 31। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 ऐड करना होता है, तो इस वजह से लास्ट जो क्लासिफिकेशन आएगा वो आपका 32 आएगा, 32/32। मतलब कि जो आपका, अगर हम सारे के सारे लूप या आर्चेस मान के चलें तो वहाँ पर आपके पैटर्न की जो क्लासिफिकेशन आएगा वो 1/1 होगा, और सारे के सारे जो आपके ब्लॉक हैं उनकी वैल्यू को हम मान के चलें कि सब में कंपोजिट पैटर्न या फिर वर्ल्ड आया है, तो उनका जो लास्ट क्लासिफिकेशन आएगा वो 32/32 आएगा।
बाकी अगर इसके अंदर कोई फर्दर चेंजेस वगैरह होते हैं, यानी कहीं पर वर्ड है कहीं पर पैटर्न है, तो वो सारा का सारा इनके बीच की जितनी भी वैल्यू होती है उसके बीच में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, तो ये इतने मतलब 1/1 और 32/32 के बीच में इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका इसके अंदर आता है। और इसके बीच में जो आपके जो पॉसिबल क्लासिफिकेशंस बन सकते हैं वो होते हैं आपके टोटल 1024 क्लासिफिकेशन आपके 1/1 और 32/32 के बीच में आपके प्रॉपर पूरे आ सकते हैं। तो टोटल आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे 1024। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आपके 5 पेयर्स जो होते हैं वो आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1024 बन सकते हैं एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल्स आउट टू बी 31/31 इन केस ऑफ ऑल वर्ड्स एंड 0/0 इन केस ऑफ ऑल लूप्स। बस यहाँ पर साथ में 1 और 1 को ऐड कर दिया जाता है। इस मतलब यहाँ पर वही रीज़न लिखा हुआ है कि 1 को ऐड करा जाता है ताकि प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन आपका बन जाता है वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली सिंपल कह सकते हैं अगर आपको पता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो ऑप्शन आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे। तो आपका फुल फॉर्म पूछी गई है AFIS की। AFIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ASIF की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। बाकी में अलग अलग है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया तो गलत हो गया, नेक्स्ट इंडिविजुअलाइजेशन हो गया तो गलत हो गया, लास्ट में ऑटोमेटिक हो गया तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर तो इंडिविजुअलाइजेशन है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी से चेंजेस वहाँ पर कर देंगे और आपको पूरा कंफ्यूज कर देंगे। तो इसी तरह से आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि AFIS की फुल फॉर्म क्या होती है। AFIS की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया था, आपको समझाया था कि क्या किस तरह से आपका किया जाता है, तो इसको डेवलप किसने किया था? तो जो आपका हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसका जो डेवलपमेंट है वो आपका सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने अलॉन्ग विद देयर कलीग्स कह सकते हैं, और वो थे सर हेमचंद्र बोस एंड काजी अजीजुल हक। ये 3 लोगों ने मिलकर आपका जो हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको पूरा डेवलप किया था। तो ये आपके ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, ये दोनों नाम भी, क्योंकि जनरली आपने सिर्फ ये वाला सुना होगा सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, लेकिन इनके साथ साथ सर हेमचंद्र बोस एंड काजी अजीजुल हक, ये दोनों लोग भी इसमें थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और अभी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, और अब हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 डिटेल्स, ये आपके एग्जाम में, नेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक लेवल 1 का पूछा गया था, तो उसी को आपको तीनों पता होना चाहिए। अगर बाई चांस फिर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपको पहले से पता हो। तो लेवल 1 का मतलब होता है जो आपके फिंगरप्रिंट की मैक्रो डिटेल्स होती हैं। मैक्रो डिटेल्स का मतलब है जैसे कि आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत सारे लोगों में सिमिलर होती हैं, जैसे कि हर पैटर्न में डेल्टा अवेलेबल होगा, हर पैटर्न में कोर अवेलेबल होगा। पैटर्न आपके 3 तरह के, आपके प्रॉपर 4 तरह के होते हैं। 4 मतलब कैसे? एक तो हो गया आर्च, लूप, वर्ल्ड, कंपोजिट। कंपोजिट को फर्दर 4 में क्लासिफाई कर दिया जाता है, तो इसको मतलब सेंट्रल पॉकेट, लेटरल पॉकेट, ट्विन्ड एंड एक्सीडेंटल। तो इस तरह से कंपोजिट को मिलाकर अगर हम सिर्फ कंपोजिट देखें तो वो आपके 4 होंगे, लेकिन कंपोजिट का फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो 7 होंगे। लेकिन यहीं पर अगर लूप और आर्चेज और वर्ल्ड इनका भी क्लासिफिकेशन देखें तो वो फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बेसिक की बात करें तो वो आपके 4 पैटर्न होते हैं और उसके बाद में इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो ये सारी हो गई आपकी लेवल 1 की डिटेल्स। लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर जो माइन्यूशिया अवेलेबल होती है, माइन्यूशिया का मतलब होता है जो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रिजेस होती हैं, रिजेस जिनसे मिलकर कोई भी पैटर्न आपके फिंगरप्रिंट्स में आपका दिखता है आपको, जो रिज एंडिंग होती हैं, जो बाइफर्केशंस होते हैं, जो शॉर्ट रिज होती है, जो आइलैंड्स होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे आपके रिच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो जब आप इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं तो वो आपका लेवल 2 डिटेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका लेवल 3 डिटेल्स। तो लेवल 3 डिटेल्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी आपकी डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जो आपकी रिजेस हैं उनका कंटूर कैसा है, उनमें जो स्वेट पोर्स अवेलेबल हैं उनका मतलब उनका वो किस किस तरह से कहाँ पर किस तरह से अवेलेबल हैं। तो मतलब कि हर एक इंडिविजुअल रिज जो होती है, इंडिविजुअल रिज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं
उनको जब एग्जामिन करा जाता है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स में जो स्वेट पोर्स अवेलेबल होते हैं उनको जब एग्जामिन करा जाता है तो वो आपकी लेवल 3 की डिटेल्स कहलाती हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो आपकी डेटा आपको मिलता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और रॉबस्ट फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये आपका लेवल 1 डिटेल्स, लेवल 2 डिटेल्स एंड लेवल 3 डिटेल्स, तो इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो आपके फिंगरप्रिंट को डेवलप करने के लिए जो अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि किस तरह के सरफेस से आपको जो भी लेटेंट प्रिंट्स हैं उनको विजुलाइज करना है। बेसिकली जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं लेटेंट प्रिंट्स, दूसरे होते हैं प्लास्टिक प्रिंट्स और तीसरे होते हैं विजिबल प्रिंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपके विजिबल प्रिंट्स होते हैं इनको हम पेटेंट प्रिंट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेटेंट प्रिंट का मतलब हो गया जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे हैं, जो इनविजिबल हैं, लेकिन आप जब उसमें डेवलपमेंटल मेथड का यूज़ करोगे तो वो विजुअलाइज हो जाएंगे। जो उस तरह के प्रिंट जो होते हैं वो लेटेंट प्रिंट कहलाते हैं। प्लास्टिक प्रिंट का मतलब है कि किसी ऐसी सरफेस पर आपको प्रिंट मिले हैं जो कोई हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस मतलब इतना हार्ड नहीं है, जैसे कि सोप है या फिर कुछ आपके कास्टिंग मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे प्रिंट अवेलेबल है। तो उस तरह के जो प्रिंट होते हैं, जो कह सकते हैं 3D फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, वो आपके प्लास्टिक प्रिंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विजिबल प्रिंट्स की, विजिबल प्रिंट का मतलब है कि आपकी 2D फॉर्मेट में ही है, यानी कि 2D तरह से ही 2 डायमेंशनल ही है, लेकिन वो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स में जो आपके फिंगर्स है उसमें कोई कलर लग गया, ब्लड लग गया या सॉइल लग गई या कुछ भी ग्रीसी सब्सटेंस लग गया, कुछ भी लग गया है, तो उसकी वजह से जब आपके फिंगरप्रिंट्स बनेंगे तो वो फिंगरप्रिंट्स आप पे क्लियर होंगे और वो आपके विजिबल प्रिंट होंगे, मतलब आपको नेकेड आई से भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो होंगे आपकी 2D फॉर्मेट में ही। ठीक है, तो इस तरह के प्रिंट्स जो होते हैं वो विजिबल प्रिंट्स कहलाते हैं और इसको हम पेटेंट प्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी पोरस सरफेस होती हैं, या मतलब कोई भी सरफेस अगर है जो पोरस सरफेस है, वहाँ पर अगर लेटेंट प्रिंट अवेलेबल हैं तो बेसिकली जो आपकी पोरस सरफेसेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जो वाटर या फिर जो वाटर सोल्यूबल डिपॉजिट्स होते हैं स्वेट में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि आपका पेपर हो गया, करेंसी हो गया, सिगरेट बट्स हो गई, फैब्रिक हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, तो ये पोरस सरफेसेस कहलाती हैं जो वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह के सरफेस पोरस सरफेस है। तो पोरस सरफेस पर अगर फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल होंगे तो उसके लिए मेथड आपका कौन कौन सा केमिकल आप यूज़ करोगे, DFO, जिसको हम फुल फॉर्म रहती है 1,8 डायआज़ाफ्लोरेन 9,1, सेकेंड निनहाइड्रिन, जिसको हम बोलते हैं 1,2,3 कीटो हाइड्रेंडीन हाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डेवलपर, जहाँ पर आपका रहता है सिल्वर नाइट्रेट और सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन पोरस सरफेस की, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो एब्जॉर्ब ना करे और बहुत टाइम तक, जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो वहीं सरफेस पर बहुत टाइम तक अवेलेबल भी रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें नॉन पोरस सरफेस में ग्लास हो गया, मेटल सरफेस हो गई, कोई ग्लॉसी पेंट हो गया, या फिर कोई ग्लेज्ड सेरेमिक हो गया, या फिर जो आपकी पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो हो गए। तो यहाँ पर जो आप मेथड यूज़ करोगे वो हो जाएगा सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड, जिसको हम बोलेंगे साइनो एक्राइलेट एस्टर, या फिर फ्लोरोसेंट डाइस्टेन रोडामीन 6G, या फिर किसी भी तरह कोई भी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इस तरह के मेथड को, इस तरह के प्रिंट्स को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमी पोरस सरफेस की, सेमी पोरस सरफेस का मतलब है कि एब्जॉर्ब तो करेगा जो वाटर है उसको या फिर जो वाटर सोल्यूबल डिपॉजिट्स हैं उसको, लेकिन बहुत टाइम लेगा, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। पोरस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो थोड़ा सा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेमी पोरस में आपका बहुत टाइम लगता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो वैक्स सरफेस है, वार्निश्ड वुड है, पेपर है विद ग्लॉसी फिनिश, कुछ तरह के आपके वॉल पेंट जो होते हैं या फिर जो कुछ तरह की प्लास्टिक्स होती हैं, तो ये आपकी सेमी पोरस सरफेस में क्लासीफाई करी जाती हैं। इन सरफेस पर अगर आपको विजुअलाइज करना है आपको लेटेंट प्रिंट्स को, तो उसके लिए जो पोरस सरफेस होती हैं और जो नॉन पोरस सरफेस होती हैं उनके लिए जो मेथड यूज़ करे जाते हैं उन्हीं मेथड को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर इनके कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल सरफेसेस है जहाँ पर आपको कौन कौन सा यूज़ करना था वो पता होना चाहिए। सो बेसिकली अगर कोई ऐसी सरफेस है या फिर जो आपकी सरफेस है जो ब्लड से कंटामिनेटेड है, तो वहाँ पर जो आप केमिकल यूज़ करोगे वो बेसिकली आपका DFO यूज़ करा जाता है। और उसके बाद में जब उस पर्टिकुलर प्रिंट को जो कंट्रास्ट वगैरह है उसको इन्हांस करा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एमिडो ब्लैक यूज़ करा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमिडो ब्लैक का आई थिंक कोई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट शायद ये आया था। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई ग्रीसी या फिर ऑयली सब्सटेंस पे अगर कोई प्रिंट मिल रहा है तो उसके लिए आप जेंटियन वॉयलेट या फिर सुडान ब्लैक को यूज़ करोगे।
थर्मल पेपर का मतलब होता है जैसे कि जो आप एटीएम से और कुछ पैसे वगैरह निकालते हैं, उसके बाद में जो आपको रिसिप्ट मिलती है, तो वो जो रिसिप्ट होती है उसको अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो उस पर जो कुछ लिखा होता है वो आपका गायब हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें, आपने किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करी होगी, फिर आपको जब वो रिसिप्ट देते हैं, रिसिप्ट को अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, कुछ टाइम का थोड़ा सा टाइम के लिए छोड़ दें, तो जो कुछ उस पर लिखा होता है वो गायब हो जाता है। तो इस तरह के जो पेपर होते हैं वो थर्मल पेपर कहलाते हैं। और थर्मल पेपर पर अगर आपको कुछ विजुअलाइज करना है तो उसके लिए जो केमिकल रहेगा वो रहेगा DFO या फिर निनहाइड्रेट। फ्रूट्स की सरफेस पर जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, उनकी सरफेस पर अगर कुछ अवेलेबल है तो उसके लिए आप लेड कार्बोनेट पाउडर को यूज़ करोगे। और किसी भी तरह की कोई भी डार्क सरफेस है, डार्क सरफेस का मतलब है कोई भी बहुत डार्क कलर की सरफेस है, तो उसके लिए आप एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ करोगे, क्योंकि डार्क सरफेस पर अगर आपको कुछ प्रिंट्स को विजुअलाइज करना है तो उसके लिए आपको कोई वाइट या फिर कोई दूसरा कलर चाहिए होगा ताकि वो उस पर प्रॉपरली दिखे, तो उसके लिए आप एल्यूमिनियम पाउडर को यूज़ करोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने लास्ट में जितनी भी स्लाइड्स मैंने ऐड करी है, तो इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, बट कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। साथ में फेसबुक और इंस्टा पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आज शेयर करी है, कुछ कॉल फॉर पेपर के लिए है। तो अगर आपने कुछ पेपर वगैरह को प्रिपेयर किया है, कुछ लिखा है, तो ज़रूर से इंस्टा पर जाइएगा और वो पोस्ट को देख लीजिएगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम पर इसकी PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, इसकी जो PDF है वो तो आपको हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पर मिलेगी। यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट का लिंक लिखा हुआ है, आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा, सावी फोरेंसिक्स क्विज आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।